नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्रीकांत वर्मा की कविता का भाग 2 पढ़ेंगे। हस्तक्षेप जो कविता है इसका हम भाग 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस कविता का शीर्षक हस्तक्षेप क्यों रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हस्तक्षेप शब्द जो है ये निरंकुश शासन तंत्र का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीक के माध्यम से इसमें बताया है। तो हस्तक्षेप शब्द जो है निरंकुश शासन तंत्र का प्रतीक है। अगर शासन तंत्र जो है, हमारा जो शासन है, उसमें अगर हस्तक्षेप नहीं किया जाए, उसमें दखल अंदाजी नहीं की जाए, रोका नहीं जाए और विरोध का स्वर प्रकट नहीं किया जाए तो शासन तंत्र निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है और फिर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय ये सब होने लगता है। तो यहाँ पर जो सामान्य जनता है, जनतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है, तभी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। जैसे कि मगध भारत का ही एक राज्य है। उस समय की बात है जब ये भारत का ही एक राज्य था और किस प्रकार की यहाँ की शासन व्यवस्था थी। तो मगध की शासन व्यवस्था की तुलना हमारे भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था से की है। प्रतीक रूप में बताया है कि किस प्रकार से मगध की शासन व्यवस्था थी और ऐसे ही हमारे भारत की शासन व्यवस्था है। इस पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है और ये जो हस्तक्षेप है शब्द है ये निरंकुश शासन तंत्र का प्रतीक है। देखते हैं कि मगध साम्राज्य जो था उसमें इस डर से कोई छींकता तक नहीं था कि मगध के साम्राज्य में अशांति नहीं हो जाए। यहाँ पर छींकना जो शब्द है ना, ऐसा नहीं है कि छींकने से ही शांति भंग हो जाती है, नहीं। कोई उसका थोड़ा सा प्रतिरोध भी नहीं कर सकता, विरोध भी नहीं कर सकता। शासन व्यवस्था का थोड़ा सा, छींक से मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, गली मोहल्ले चौराहों पर कहीं पर भी शासन व्यवस्था का थोड़ा सा प्रतिरोध या विरोध भी नहीं कर सकता। यह है इसका प्रतीक। और चीख पुकार कर सामान्य प्रजा नहीं कह सकती, यानी कि सामान्य प्रजा, सामान्य व्यक्तियों के साथ चाहे अन्याय हो रहा हो, चाहे उनका शोषण हो रहा हो, उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया गया हो, लेकिन थोड़ी सी इस निरंकुश शासन व्यवस्था के विरोध में सामान्य प्रजा, सामान्य जनता आवाज तक नहीं उठाती है और चुपचाप कष्टों को सहन करती रहती है। तो यहाँ पर अगर शासन व्यवस्था में, चाहे भारत की शासन व्यवस्था हो, यहाँ पर मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था को प्रतीक रूप में भारत की शासन व्यवस्था के लिए ही कहा गया है कि हमारे भारत की शासन व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय और स्वार्थ सिद्धि का मार्ग शासन तंत्र अपनाए हुए हैं। यहाँ के जो राजनेता है, जो अधिकारी है, स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है। तो सामान्य जनता इस डर से उन्हें दबा करके रखा जाता है कि अगर इन्होंने, सामान्य जनता ने विरोध का स्वर प्रकट किया शासन के प्रति, तो उनसे ये कहा जाता है कि शांति भंग हो जाएगी और इससे तुम्हें और भी अधिक कष्ट पहुंचेंगे। इसीलिए चाहे उनका शोषण हो रहा हो, चाहे उनके साथ अत्याचार, अन्याय, अत्याचार हो रहा हो, फिर भी वो इसके विरोध में आवाज नहीं उठाते, हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामान्य जनता को निरंकुश शासन तंत्र के प्रति हस्तक्षेप करना ही होगा। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे और आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो कविता है इसमें सत्ता की जो क्रूरता है और उसके कारण जो पैदा होने वाला प्रतिरोध है उसको दिखाया गया है। सत्ता शासन की क्रूरता कैसी है और उसके प्रति लोगों में प्रतिरोध का विरोध का भाव प्रकट होता है, इसको इस कविता में बताया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए, जनता के हित में करने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना या निरंकुश शासन को रोकना आवश्यक है, उस पर अंकुश लगाना आवश्यक हो जाता है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही शासन व्यवस्था का वर्णन है, शासन तंत्र का वर्णन है, जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहाँ मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, वहाँ समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। मुर्दा, देखिएगा, मुर्दा से अर्थ है जो चुपचाप अपमान को, अन्याय को, उस पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप गूंगा बनकर के सहन करता रहता है, वह एक मुर्दे के समान ही है। इसीलिए व्यक्ति को मुर्दा ही कहा गया है। जो निर्जीव है, जिसमें चेतना नहीं है, वो एक मुर्दे के समान ही है। देखिएगा आगे का भाग हम पढ़ते हैं। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या। लोग तो ये भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। यानी मगध की जो शासन व्यवस्था है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि लोग इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए, इसीलिए निरंकुश शासन तंत्र के प्रति कोई विरोध प्रकट नहीं करता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई दखल अंदाजी नहीं करता है कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, शासन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए व्यक्ति को चुप रहना होगा। कष्ट और अन्याय अत्याचार जो भी उन पर हो रहे हैं उनको चुपचाप सहते रहना होगा और मगध की शासन व्यवस्था को बनाए रखना होगा। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। अगर मगध में जनता ने विरोध का स्वर प्रकट किया और मगध की जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो गई तो लोग क्या कहेंगे। और मगध में ही शांति स्थापित नहीं हो सकती तो फिर कहाँ होगी। अर्थात शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसका विरोध नहीं करने के लिए सामान्य जनता को आवाज नहीं उठानी है, उसे अपमान सहन करके, दुखों को सहन करके और शांति भंग नहीं करनी है। मगध में ही शांति रहनी चाहिए, मगध में नहीं रही तो कहाँ, लोग क्या कहेंगे अगर मगध में शासन व्यवस्था जो निरंकुश होती जा रही है, तानाशाही बढ़ती जा रही है, उसके प्रति विरोध का स्वर अगर प्रकट किया और शांति भंग हो गई तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या, लोग तो ये भी कहते हैं मगध अब करने को मगध है, रहने को नहीं। लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि मगध अब पहले जैसा मगध नहीं रहा।
यानी कहने को ही मगध है। पहले लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब जो शासन तंत्र है वो निरंकुश होता जा रहा है और छल कपट सामान्य व्यक्ति के साथ होता है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। व्यक्तियों को विरोध का स्वर, सामान्य प्रजा जो है विरोध का स्वर प्रकट नहीं करने देते, उन्हें दबा करके रखा जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मगध अब मगध नहीं रहा, सिर्फ कहने को ही है और यहाँ पर अब रह नहीं सकते, क्योंकि लोग अपनी भावनाओं को दबाकर अपने लोगों की भावनाओं को कुचल दिया जाता है। उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके विरोध के स्वर को दबा दिया जाता है और उन्हें अपमान, अन्याय और अत्याचार सहन करना पड़ता है। इसीलिए अब मगध की शासन व्यवस्था सिर्फ कहने की है, अब मगध की शासन व्यवस्था पहले जैसी नहीं है। अर्थात शासन व्यवस्था में निरंकुश बढ़ता जा रहा है, निरंकुशता बढ़ती जा रही है और तानाशाही होती जा रही है। शासन व्यवस्था, लोगों का अपमान होता है, उनके साथ अन्याय और अत्याचार होते हैं, उनकी भावनाओं को कुचल दिया जाता है। तो यहाँ पर मगध सिर्फ कहने को ही मगध है, अर्थात यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो सिर्फ अब कहने मात्र की है, रहने के लिए नहीं। कोई घूमता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। शासक वर्ग जो होता है वो अपने प्रति विरोध का स्वर प्रकट करना या दखल अंदाजी करना, टोकना, इनको पसंद नहीं करता है। क्यों? कि अगर एक बार सामान्य जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया, तो फिर ये रिवाज बन जाएगा और शासन प्रजातांत्रिक हो जाएगा, राजतांत्रिक नहीं रह करके प्रजातांत्रिक हो जाएगा। यानी प्रजा थोड़ा सा भी अनुचित कार्य होने पर उसका विरोध करेगी और फिर टोका टोकी का, टोकने का रिवाज, हस्तक्षेप करने का रिवाज बन जाएगा। तो इस डर के मारे कि ऐसा करने से अवध की शांति भंग न हो जाए और जो शासन व्यवस्था है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए, इसके लिए इस डर से, इस भय से मगध में अभी तक टोकने का रिवाज नहीं, अर्थात शासन तंत्र के प्रति कोई विरोध का स्वर प्रकट नहीं करता है। व्यक्ति चुपचाप अन्याय, अत्याचार को सहन करता है और उसकी भावनाओं को कुचले जाने पर भी वो विरोध का स्वर प्रकट नहीं करता है। शासन तंत्र जो है व्यवस्थापक, वही अव्यवस्थाएं फैलाते हैं। नीति नियमों का निर्धारण करने वाले स्वयं अनैतिक होते हैं, नैतिकता के मार्ग पर नहीं चलते हैं। भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं चारों ओर फैली हुई है। तो यहाँ पर मगध का जो साम्राज्य है वो, वहाँ के शासन तंत्र को ऐसा लगता है कि कोई उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, टोके नहीं तो ये एक रिवाज बन जाएगा और प्रजा जब इसका, सामान्य व्यक्ति जब इसका विरोध करने लगेगा तो फिर ये रिवाज बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो हस्तक्षेप कविता है इसमें हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही है और हस्तक्षेप कविता में शासन, जो निरंकुश शासन तंत्र है उसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।